एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज वीडियोज़ टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल, ताकि हम और लोगों तक पहुँच पाएँ और हम और लोगों की मदद कर पाएँ. थैंक यू सो मच. और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है अबाउट द न्यू बैच ऑफ CSAT कोर्स दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल. तो 1 अप्रैल से हम नया बैच 2 स्टार्ट कर रहे हैं फॉर CSAT, जिसमें 45 डेज़ में हम सारे CSAT के कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, इंक्लूडिंग थ्योरी एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आपको रोज़ 1.5 आवर्स देने हैं CSAT के लिए, एंड 45 डेज़ में, दैट इज़ टिल 5 मई, आप पूरा CSAT को कंप्लीट कर दोगे. यू विल बी मास्टर इन दिस. तो हरी अप, एनरोल फॉर द कोर्स. जो पहले 40 स्टूडेंट्स होंगे उनको वी आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज़ ऑन दिस 4,999. सो प्लीज़ गो एंड एनरोल फॉर द कोर्स. इट्स अ ग्रेट ऑफर फॉर यू. चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट ICJS प्रोजेक्ट. क्या है ये ICJS? इसका नाम है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, है ना. तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है. ये बेसिकली क्या है? ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेशन इनेबल करेगा IT सिस्टम्स का. किस में? क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी में. तो इसके 5 पिलर्स हैं प्रोजेक्ट के. क्या? पहले तो पुलिस सिस्टम्स में होंगे. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क जो है CCTNS, उसमें हम IT सिस्टम्स को इनेबल करेंगे. उसके बाद E-फॉरेंसिक्स, उसके बाद E-कोर्ट्स, उसके बाद E-प्रोसिक्यूशन और E-प्रिजन्स. ठीक है. तो इन सारे में हम IT सिस्टम्स को इंटीग्रेट करेंगे. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. उसके बाद आगे बात करते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी की. तो सिंथेटिक बायोलॉजी रेफर्स टू द साइंस ऑफ यूजिंग जेनेटिक सीक्वेंसिंग, एडिटिंग, मॉडिफिकेशन टू क्रिएट अननेचुरल ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कैन फंक्शन इन लिविंग सिस्टम्स. तो बेसिकली क्या होता है कि जीन एडिटिंग, सीक्वेंसिंग और ये सब जो प्रोसेसेस होते हैं, इनसे हम लैब में मैन्युफैक्चर करते हैं क्या? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो हम एक्चुअली में लिविंग बींग्स में, लिविंग सिस्टम्स में इंसर्ट करके यूज़ कर पाएँ. सिंथेटिक बायोलॉजी जो है दैट इनेबल्स द साइंटिस्ट टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज न्यू सीक्वेंसेस ऑफ DNA फ्रॉम स्क्रैच. तो नए, एकदम नया DNA, नया बेस पेयर, नया न्यूक्लियोटाइड्स के साथ डिज़ाइन करने में उनको ये सिंथेटिक बायोलॉजी हेल्प करती है. इससे क्या होगा? इससे हम सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर सकते हैं और उस पर हम वैक्सीन टेस्ट करके देख सकते हैं, है ना. क्रिएटिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स इन अ लैब. नेचुरल प्रोडक्ट्स लैब में क्रिएट हो सकते हैं. जैसे आपको पता होगा कि मीट अब लैब में बनने लगा है ना. तो मीट लैब में भी बनने लगा है अब, ताकि हम जानवरों को मार के ना खाएं. तो इस टाइप से चीज़ें इसमें एप्लीकेशंस है. इट कैन बी यूज टू मेक नेचुरल कंपाउंड सच एज आर्टेमिसिनिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एंड CAR T सेल थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. तो इनमें ये एप्लीकेशन फाइंड करता है. फैशन इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है. सम कंपनीज आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डाइंग जीन्स विदाउट प्रोड्यूसिंग हजार्डियस वेस्ट यूजिंग सिंथेटिक बायोलॉजी. तो फैशन इंडस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशन है. कंपनीज यूजिंग सिंथेटिक बायोलॉजी टू डिलीवर फिक्स्ड नाइट्रोजन टू प्लांट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स. तो फर्टिलाइजर्स की जगह हम डायरेक्टली फिक्स्ड नाइट्रोजन उनको प्लांट्स को दे सकते हैं. उसमें भी इसका एप्लीकेशन है. ठीक है. आगे बात करते हैं अबाउट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग. तो EPR क्या होता है? EPR ये होता है कि भाई जो प्लास्टिक जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लास्टिक को गैदर करना, है ना. इट मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर फॉर द इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट. जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर वो प्लास्टिक पैकेजिंग में देता है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सिस्टम से हटाए, है ना, वापस लाए. उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंटिल द एंड ऑफ द लाइफ, है ना. तो प्लास्टिक का साउंड मैनेजमेंट करना है अंटिल जब तक वो डिस्कार्ड करने लायक ना हो जाए. इंडिया ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ये EPR पॉलिसी 2011 में अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011. ठीक है. मैंडेटरी प्रोविजंस क्या है इसके? रीयूज़ ऑफ रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ फ्रेश प्लास्टिक मटेरियल फॉर पैकेजिंग. तो इसमें वही है, रीयूज़ करेंगे हम, है ना. रीयूज़ करेंगे इसको जब तक वो एकदम ही ख़राब ना हो जाए, है ना. दूसरा इसका पिलर क्या है कि रजिस्टरिंग द सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैज़ ऑल्सो मेड. जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा विद CPCB एंड SPCB, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. और ये मैंडेटरी कर दिया गया है ना. फॉर द फर्स्ट टाइम द गाइडलाइंस अलाउ फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ सरप्लस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स. तो जिनके पास भी EPR सर्टिफिकेट है एक्सेस में, वो बेच सकते हैं, है ना, दूसरी कंपनीज़ को जो अपना टारगेट मीट नहीं कर पा रही हैं. After recycling the mandated percentage of plastic, a company would have to submit a certificate to the relevant authority, and if more than mandated amount is recycled, it could be sold to other companies. तो मान लो आपने, जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि लेट्स से आपको 1 टन
प्लास्टिक जितना भी आप प्रोड्यूस करो उसमें से 1 टन आपको रिसाइकिल करना है और किसी कंपनी ने 2 टन रिसाइकिल कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा 1 टन का रिसाइकलिंग हुआ है इसके अगेंस्ट उसको क्या मिल जाएगा, EPR सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो उस कंपनी को बेच सकती है जिसने जिसको लेट से 2 टन करना था रिसाइकिल और उसने किया 1 ही टन, है ना, तो इसको और एडिशनल 1 टन की ज़रूरत है, तो वो EPR सर्टिफिकेट यहाँ से ले लेगी इस कंपनी से जिसने एडिशनल किया था। तो नेट में क्या हुआ, नेट में सबने बराबर किया, है ना। To ensure monitoring and fulfillment of EPR obligations, the guidelines have prescribed a system of verification and audit of enterprise. तो enterprise का audit होगा, companies का audit होगा. It is done through a customized online platform. The platform will act as a digital backbone for the system. The online platform will allow tracking and monitoring of EPR obligation and will reduce the compliance burden for companies through ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है ना, इसका मैनेजमेंट भी पूरा ऑनलाइन कर दिया गया, ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, ठीक है। बस यही है इसके बारे में। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट हमास। हमास क्या है, ये एक पैलेस्टीनियन इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिलिटेंट ग्रुप है दैट हैज़ वेज्ड अ वॉर ऑन इजराइल सिंस द ग्रुप 1987 फाउंडिंग। तो जब से ये फाउंड हुआ है 1987 में, तब से ये इसराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया है। मोस्ट ये सुसाइड बॉम्बिंग्स वगैरह करते हैं, रॉकेट अटैक्स करते हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है हमास है क्या, पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। It seeks to replace Israel with a Palestine state. It also governs the Gaza independently of the Palestinian Authority. तो बेसिकली इसका मकसद क्या है कि हम इसराइल को हटा के पैलेस्टीनियन स्टेट बनाएं उसको, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के बारे में। तो रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड का फुल फॉर्म क्या है, रिवॉर्ड का फुल फॉर्म है रीजेनरेटिंग वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये किसका प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है एंड उड़ीसा है, इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक भी इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने $115 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। टू हेल्प नेशनल एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट इम्प्रूव्ड वाटर शेड मैनेजमेंट। तो पानी को हमको अच्छे से मैनेज करना है, उसके सोर्स को अच्छे से मैनेज करना है और फार्मर की रेजिलियंस को इंक्रीज़ करना है टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्रॉप फेलियर हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करना है, हायर प्रोडक्टिविटी प्रमोट करनी है और बेटर इनकम रियलाइज़ करानी है फार्मर्स की, है ना। द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट सच एज उड़ीसा एंड कर्नाटका। तो उड़ीसा और कर्नाटका में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कमिटेड टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 एंड डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2023। ये गवर्नमेंट का टारगेट है कि भाई हम 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हम रिस्टोर कर देंगे बाय 2030। तो ये ध्यान रखना, है ना। आगे बढ़ते हैं और विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये एक नेशन वाइड वीक लॉन्ग प्रोग्राम है ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंड लेक्चर्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एंड कॉलेजियंस। तो नेशन वाइड क्या है, वीक लॉन्ग का प्रोग्राम है ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंड लेक्चर्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल जो जाते हैं बच्चे और जो कॉलेज जाते हैं उनके लिए एक कॉम्पिटिशन है, वीक लॉन्ग प्रोग्राम है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, विज्ञान मतलब साइंस से रिलेटेड है। टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स टुवर्ड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ एंड प्रोपोगेटिंग ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज, है ना। तो ये इसका मकसद है। उसके बाद ऑर्गेनाइज कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO और बाकी मिनिस्ट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं ईस्टर्न एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज के बारे में। ये किसके बीच में होती है, इंडिया और ओमान के बीच में होती है ना। तो ये आपको याद रखना है किसके बीच में होती है, इंडिया और ओमान के बीच में होती है। और कौन सी होती है इंडिया और ओमान के बीच में, नसीम अल बहार और अल नगा। तो ये जो ईस्टर्न ब्रिज है ये क्या है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। नसीम अल बहार ये किसकी है, ये नेवी की एक्सरसाइज है और अल नगा ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसकी, मॉस्पी की है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या करेगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये ऑगमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल एज वेल एज मैन पावर रिसोर्सेज फॉर इनेबलिंग द अवेलेबिलिटी और टू इनेबल द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिबल एंड टाइमली ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स क्रेडिबल और ऑथेंटिक और रिलायबल स्टैटिस्टिक्स देगी, है ना, उसको इनेबल करेगी बेसिकली, है ना। इट एम्स टू इम्प्रूव द स्टैटिस्टिकल कैपेसिटी एंड ऑपरेशंस ऑफ द स्टेट स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स फॉर कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड डिसेमिनेटिंग रिलायबल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो नाम में ही है ना यार, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसका कैपेसिटी डेवलपमेंट। ये ऐसी स्कीम है जो कैपेसिटी डेवलपमेंट करेगी, किसके क्षेत्र में करेगी, स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में ये उनका कैपेसिटी डेवलपमेंट करेगी, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट रीफ बॉल बरियल्स। तो रीफ बॉल बरियल्स क्या होते हैं, इस टाइप के होते हैं, देखो
बरियल क्या होता है? बरियल में क्या करते हो आप, मतलब अगर कोई जैसे मर जाता है तो उसका हम लोग वो करते हैं ना, बरियल करते हैं ना, क्रिमेशन करते हैं। तो अभी बरियल में क्या बोला गया है कि हम क्या करेंगे, हम इस टाइप का जो होता है ना, जैसे पहले क्या होता था ना, पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग पानी में धकेल देते थे, तो जो स्केलेटन होता था ना वो नीचे जाके ऐसे हो जाता था, और उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो वहाँ पे वो हेल्प करता था कोरल्स वोरल्स को ग्रो करने के लिए। बट अभी क्या होता है, अभी हम जला देते हैं और फिर एशेज़ फेंकते हैं, है ना, तो एशेज़ का इतना कोई यूज़ नहीं होता, बट बोन्स वगैरह जब जाती हैं ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो रीफ बॉल बरियल का कंसेप्ट यही है कि हम क्या करेंगे, a reef ball barrier will have the cremated remains human ashes mixed into a pH neutral perforated concrete dome। इस टाइप का concrete dome होगा, है ना, उसमें इसको मिक्स कर दिया जाएगा एशेस को, है ना, इसी को बोलते हैं हम रीफ बरियल, यही है रीफ बरियल। द बरियल इज ऑल्सो नोन एज ओशन बरियल और सी बरियल, तो इसको हम ओशन बरियल या फिर सी बरियल भी बोलते हैं। द रीफ बॉल्स प्लेस्ड इन द सी बेड कैन अट्रैक्ट अ होस्ट ऑफ मरीन लाइफ टू लार्जली बैरन सी बेड। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी बेसिकली इंक्रीज हो सकती है ना, तो ये बोला गया। दिस बरियल स्टिल नीड्स क्रिमेशन, इसमें भी क्रिमेशन करना पड़ता है ह्यूमन बॉडी का, बट इसमें 400 किलोग्राम कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, जो कि बहुत ज़्यादा है ना, हर एक बॉडी के लिए, समझ रहे हो, हर एक बॉडी के लिए 400 किलोग्राम कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो दैट इज़ ह्यूज, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इनको इंक्लूड किया गया था। टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं। आर्टिकल कौन सा है, 51A, जिसके अंदर ये 11 ड्यूटीज़ दी हुई हैं। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ हैं एंड दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट अ कोर्ट मे टेक देम इनटू अकाउंट व्हाइल एडजुडिकेटिंग ऑन अ मैटर, ठीक है। जस्टिसिएबल नहीं है, ये ध्यान रखना, और एनफोर्सेबल भी नहीं है, दोनों ध्यान रखना, जस्टिसिएबल भी नहीं है और एनफोर्सेबल भी नहीं है, ठीक है, दोनों ही ध्यान रखना, जस्टिसिएबल भी नहीं है और एनफोर्सेबल भी नहीं है। उसके बाद द आइडिया बिहाइंड देयर इनकॉर्पोरेशन वॉज टू एम्फेसाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन इन एक्सचेंज फॉर द फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर किसी के पास कोई फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, तो उसके पास उतनी ही उसके अगेंस्ट ड्यूटीज़ होनी चाहिए निभाने के लिए, है ना। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ये अच्छा, ये ना इसमें दीज ये जो लिखा है ना, ये नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लॉ बना के तो एनफोर्स हो सकता है भाई, मेरे को लगा कुछ गलत है यहाँ पे, लॉ बना के एनफोर्स हो सकता है, नॉर्मली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स नहीं होता, है ना। जैसे वो नेशनल फ्लैग को अगर आप डिसऑनर करते हो, है ना, तो नेशनल फ्लैग को डिसऑनर नहीं करना होता, मतलब ड्यूटी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि हमको रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को। बट अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो उसके लिए लॉ है, नेशनल डिसऑनर एक्ट करके, है ना, तो वो उसमें फिर सज़ा लिखी हुई है, तो लॉ बना के आप इन ड्यूटीज़ को एनफोर्स कर सकते हो। बट जनरली जो कोर्ट्स में जो हम बोलते हैं ना, दे आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, बट ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो नॉट एनफोर्सेबल लिखा है, ये नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स है, नॉट बाय लॉ, है ना, दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम रशिया, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट उन्होंने कहा लिया है रशिया से। ड्यूटीज़ क्या है, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो एक एक ड्यूटी करके पढ़ लेते हैं। To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem. To cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. तो उन आइडियाज़ को हम चेरिश करेंगे जिससे हमारी नेशनल स्ट्रगल, जिससे हमको फ्रीडम मिला, है ना, जो हमारी नेशनल स्ट्रगल को इंस्पायर करता है। उसके बाद अपहोल्ड करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये है, एक डिफेंड करेंगे कंट्री को, और नेशनल सर्विस हम देंगे जब भी हमारी ऐसी ड्यूटी आएगी और हमको रेंडर करनी पड़ेगी। हारमोनी प्रमोट करेंगे, ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी को प्रमोट करेंगे, है ना, एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजन्स। कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप का हो, कोई भी रीजनल सेक्शनल ग्रुप का हो, हम सबको बराबर ट्रीट करेंगे और सबको भाईचारे से रहेंगे, हारमोनी के साथ रहेंगे, है ना। वुमेन की डिग्निटी को हम वैल्यू करेंगे, ये भी इसमें एक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर को हम हमारे क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures। तो इन सबको हम बेसिकली प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर को हम डेवलप करेंगे एंड ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को लाएंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करेंगे, वायलेंस को ख़त्म करेंगे, एक्सीलेंस के टूवर्ड्स स्ट्राइव करेंगे, है ना, इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, ताकि हमारा नेशन एक लेवल ऊपर बढ़ पाए।
उसके बाद इसमें वो एजुकेशन वाला भी है ना, जिसको बाद में ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट में, इसको ऐड किया गया था एजुकेशन वाला कि भाई आपको 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन देनी है ना, दैट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट अंगादियास। तो अंगादिया सिस्टम जो है वो बहुत पुराना सिस्टम है, पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है। इसमें होता क्या है, ट्रेडर्स जो होते हैं वो कैश को सेंड करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इस टाइप से एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैश जाता है ना, थ्रू अ पर्सन, एक पर्सन लेके इसको जाता है, जैसे मान लो ये बंदा है, ये लेके जा रहा है ना, तो ये कैश लेके जाएगा, इसी को बोलते हैं हम अंगादिया, है ना, एंड स्टैंड्स फॉर द कुरियर। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम की। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 1952 में। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रांट देती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स भी इसमें कवर्ड है। 30% ऑफ द अवार्ड ईच ईयर आर मार्क्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। 30% वुमेन के लिए रिजर्वेशन है स्कॉलरशिप में। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप एटलीस्ट 60% ऑफ द मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वुड बी रिक्वायर्ड। तो जितना भी मार्क्स होगा 100 नंबर का है तो कम से कम 60 नंबर आपको लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 35 साल, 35 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। एंड एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द सिलेक्शन ईयर। टोटल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड 8 लाख पर एनम। तो 8 लाख से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए टोटल फैमिली इनकम। ठीक है, नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स वुड बी एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम। तो 2 से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, है ना। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। समझ में आ गया। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की। तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है, किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है ना, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 2010। रघुराम राजन कमेटी जो 2008 की आई थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, उसने पहली बार प्रपोज किया था कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप करिए। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। मेंबर्स कौन कौन है इसमें, इसमें सारे फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स होते हैं, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आखिरी स्लाइड देख लेते हैं। ये जो काउंसिल है, ये द काउंसिल कैन ऑल्सो इन्वाइट एक्सपर्ट टू इट्स मीटिंग इफ रिक्वायर्ड, एक्सपर्ट्स को बुला सकती है। इसकी एक सब कमेटी है जिसको गवर्नर ऑफ आरबीआई हेड करते हैं। फंक्शन इसके क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के, कि हम स्ट्रेंथन करेंगे और इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एनरिचिंग इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन करेंगे, एनहांस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएंगे, है ना, मैक्रो इकॉनमी को स्टेबल करेंगे। टू मॉनिटर मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकॉनमी, इट असेसेस द फंक्शनिंग ऑफ द लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स। जो लार्ज बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी भी फंक्शनिंग को ये एसेस करता है ना। तो ये हो गया आज का लेक्चर, है ना, छोटा सा लेक्चर था। अगला भी बहुत छोटा सा रहेगा और अगले में हम फरवरी करंट अफेयर्स को कर देंगे ख़त्म। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं। फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com. Please leave us a review if you think we are doing good work. Thank you so much. Please recommend our lectures to your fellow aspirants as well. अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।